नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटीईटी एग्जाम और प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण से टॉप 30 क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रधान शिक्षक का भी आपने सिलेबस नया देखा होगा, तो उसमें भी आपको ये पर्यावरण के सारे प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण हैं, काम देने वाले हैं। और सीटीईटी के लिए तो एकदम वीवीआई है ही। चलिए देखेंगे, 30 प्रश्न मात्र हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक बार में सीटीईटी एग्जाम को क्लियर करें तो लाइव क्लास से निश्चित रूप से जुड़िए। हमारे लाइव क्लास में आपको इस नंबर पर ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करने के बाद पूरी जानकारी आप लीजिए, और व्हाट्सअप से यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइव क्लास के जरिए एकदम 5 महीने का क्लास है, दिसंबर तक चलेगा क्लास। आपको एक बात और बता दें कि आपका जो सीटीईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो आपको 20 से 25 अगस्त को आने वाली है। 20 से 25 अगस्त को, यानी हो सकता है कि 20 अगस्त को आपको शाम 4 बजे तक आपको जो है सो नोटिफिकेशन आ जाए, या अन्यथा 25 से पहले आनी तय मानी जा रही है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। तो सीटीईटी एग्जाम को यदि चाहते हैं कि एक बार में क्रैक करें तो निश्चित रूप से आप हमारे लाइव क्लास से जरूर जुड़िए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए यहाँ पर। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, एकदम दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, मतलब हर जगह पर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपके पास देखिए, फूलों की घाटी है, देवरंग घाटी है, शांत घाटी है और सुरमा घाटी है। अगर बात करेंगे फूलों की घाटी जो है ये आपको जैव विविधता जो है शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। जरा देखिए शांत घाटी है क्या। शांत घाटी जो है पूरी तरीके से जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है ना, पश्चिमी घाट जिसको कहते हैं आप, उसमें पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इसको हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? हॉट स्पॉट क्षेत्र। ये कौन कौन से देखिए राज्य को छूता है? ये लगभग आपको जो है ना, महाराष्ट्र हो गया आपका। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, गोवा के बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद आपका केरल हो गया। इन राज्यों में जो है सो क्या है, यह शांत घाटी पाई जाती है। और इसी में आपको यहीं पर जो है एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहीं पर क्या है, इसी घाटी में आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो किस जानवरों के लिए है? तो ये हाथियों के लिए संरक्षित है। किसके लिए? हाथियों के लिए संरक्षित है। इन सभी पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? हाथी से संबंधित है। ठीक है, ये शांत घाटी ये पाया कहाँ जाता है? तो ये आपको पाया जाता है कर्नाटक, गोवा, ठीक है, और उसके बाद केरल, महाराष्ट्र आदि में। और ये शांत घाटी जो है क्या हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है, और ये बिल्कुल जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट में। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी आप जानते हैं अंग्रेजी में कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक है, अब कई लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन लिक्विफाइड ये होता है। ठीक है, अब देखिए एलपीजी के संदर्भ में, अब यहाँ इसको थोड़ा सा और जान लीजिए। एलपीजी जो है ये क्या होता है? गंधहीन गैस होता है। क्या होता है? गंधहीन गैस होता है। गंध के लिए इसमें एक एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, कौन सा असत्य है? देखिए एलपीजी जो होता है एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। बिल्कुल क्या माना जाता है? स्वच्छ ईंधन माना जाता है। यहाँ आप देखेंगे असत्य की बात करेंगे तो मीथेन उत्सर्जित करने वाला ये गलत है, यही दूसरा जो है असत्य है। ठीक है, ये एलपीजी जो है इसमें दो चीज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें आपको क्या पाया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। ठीक है, क्लियर है? ये नीली ज्वाला से ज्वलन करता है, उच्च ऊष्मीय मान होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। नहीं क्या है, तो मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है ये। ठीक है, ये असत्य है। आइए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है? देखिए अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के तो मुख्यतः दो घटक है पारिस्थितिकी तंत्र के। कितने? दो घटक है। एक आपका जैव घटक होता है और एक अजैव घटक होता है। जैव घटक का मतलब होता है जीव से संबंधित। जीव संबंधित मतलब समझ लीजिए जो शाकाहारी मांसाहारी जो भी जीव होते हैं, जिनमें जान होता है, जिनमें प्राण होता है, वो जैव घटक में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात कर लें यहाँ पर अजैव घटक में, तो जैसे आपको हो गया कैसे, मतलब पहाड़ होता है, सूर्य की रोशनी हो गई, ताप हो गया, ये सब जो होता है, वर्षा हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? अजैव घटक है। ठीक है, ये सब अजैव घटक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कौन से घटक है? जैविक और अजैविक, अर्थात चौथा आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर है मकर रेखा है। मकर रेखा क्या है? देखिए मकर रेखा जो है आपका ये 23.5 डिग्री दिया हुआ, 23 डिग्री दिया हुआ, 23 डिग्री साउथ है। ये 23.5 डिग्री मतलब साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो इसका सही जवाब आपका हो 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ ये जो होता है ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया
पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, गोलार्ध में, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, जो आपका यह जो रेखा है वो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं इस प्रकार का मतलब अगर हम खींचते हैं तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिना में पूरब और बाएं में पश्चिम होता है ना। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर इधर की ओर खींची गई रेखा है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की ये समांतर खींची जाती है, भूमध्य रेखा की क्या होती है? ये समांतर खींची जाती है मकर रेखा। लेकिन एक बात और यहाँ पर क्या है, जो क्या है कि मकर रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होती है जो क्षेत्र, यानी जो मकर रेखा है ये मान लीजिए इसके किस में? उत्तर में, यानी ऊपर की ओर चले जाइए, ठीक है। और जो आपका मतलब कर्क रेखा है उसके दक्षिण में, यहाँ कर्क रेखा इधर होगा तो इसके दक्षिण में ये जो क्षेत्र है बीच का, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जब 22 दिसंबर का दिन आता है, 22 दिसंबर जो होता है, ठीक है, आप जानते होगा ये दिन जो होता है काफ़ी छोटा दिन कहा जाता है, ठीक है। तो 22 दिसंबर का दिन होता है जब सूर्य क्या होता है? मकर रेखा पर लंबवत पड़ जाता है। सूर्य सन जो है आपका यहाँ मकर रेखा पर लंबवत सीधा सीधा पड़ता है, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मकर क्रांति भी कहा जाता है, मकर क्रांति। मकर संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति वो लगभग 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये मकर क्रांति कहा जाता है, ठीक है। उसको मकर संक्रांति भी कहते हैं लेकिन ये 14 जनवरी वाला वो अलग है, मकर संक्रांति, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, मकर क्रांति मकर रेखा में, ठीक है। देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए इकोसिस्टम की बात हो रही है। अच्छा, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब हो जाता है आपको पारिस्थितिक तंत्र के या पारितंत्र कहा जाता है, ठीक है। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? A.G. टांसले, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर A.G. टांसले। हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जान रहे हैं, तो इकोसिस्टम का मतलब हो जाता है कि वे सभी मतलब जैसे पेड़ पौधा है आपका जीवधारी से संबंधित है, पौधा है, पेड़ है, ठीक है, और जानवर है, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जो जैव और अजैव, ठीक है, दोनों कारकों को इसमें शामिल किया जाता है खास करके, लेकिन यहाँ पर पौधा और मतलब जंतुओं को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। ये जैविक इकाई है, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसका प्रयोग A.G. टांसले ने सबसे पहले किया था। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की अगर जब बात होती है तो बिल्कुल याद रखना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जो है सो जल प्रदूषित है, सबसे ज़्यादा आर्सेनिक यहाँ पर पाया गया है। जो मिट्टी के अंदर यानी जल में, जल को जांच जब किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा मृदा में आर्सेनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया गया है, ठीक है। अब इससे देखिए आप जानते ही हैं कि कई प्रकार की समस्या हो जाता है, खास करके अगर बात करें तो हड्डियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हड्डियों पर जो है, हड्डियों को मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। आर्सेनिक की जितनी अधिक मात्रा जाएगा शरीर के अंदर वो आपको हड्डियों को, बोन्स को काफ़ी जो है सो प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि भारत में पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है क्योंकि? देखिए दक्कन शुष्क क्यों है ये कह रहा है, तो जब होता ये है कि यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि रेन शेडो प्रभाव के कारण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रेन शेडो प्रभाव के कारण। होता यह है कि देखिए जब ग्रीष्म मानसून जो है भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचता है, पश्चिमी तट पर जब पहुँचता है ग्रीष्म मानसून, ठीक है, तो उस स्थिति में पश्चिमी घाट जो है यहाँ से ऊपर उठने लगता है, और जैसे ही ऊपर उठता है तो हवा ठंडा हो जाता है, और हवा जैसे ही ठंडी होती है तब जब ठंडा होने के बाद जैसे धीरे धीरे जाकर के पश्चिमी घाट तक हवा पहुँचती है, जब तक पश्चिमी घाट तक ठंडी हवा पहुँचती है तब तक वहाँ की नमी जो है सो समाप्त हो चुकी रहती है। नमी वहाँ की क्या होती है? अधिकांश नमी मतलब खत्म हो चुकी है, जिसके वजह से वहाँ पर वर्षा कम होती है, शुष्क मौसम हमेशा रहता है, और वर्षा कम होता है, इसलिए इसका नाम जो है रेन शेडो इफेक्ट भी कहा जाता है, रेन शेडो प्रभाव भी कहा जाता है। यानी दक्कन वर्षा जो है वहाँ पर दक्कन के क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है, रेन शेडो इफेक्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगर बात कर लें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की तो ये 1972 में पारित किया गया था, ठीक है, 1972 में पारित किया गया था। लेकिन इसमें एक बार संशोधन किया गया, वो 2003 में संशोधन हुआ था, ठीक है, संशोधन किया गया 2003 में, और इसका नाम जो है 2002 में ही इसका रखा गया था, इसका नाम 2003 में संशोधित किया गया, नाम रखा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002, ठीक है, नाम क्या रखा गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002। इससे पहले अगर बात कर लें 1972 से पहले मात्र भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। अभी अगर बात कर ले तो 104 से अधिक हो गए, 100 से अधिक हो गए हैं, अभी लगभग बढ़ रहा है धीरे धीरे संख्या, ठीक है, अभी वर्तमान में 104 हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए।
वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पर अगर बात कर लें, जो सौर विकिरण है ये आपको सौर स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, सौर स्थिरांक कहलाती है। वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा है ना, इसमें सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। इसका मान लगभग 1.4 किलो जूल होता है। ठीक है, 1.4 यानी 1400 जूल के बराबर होता है। इतना जो है सो ये इसका मान होता है। ये प्रति सेकंड, यानी इसको कह सकते हैं प्रति सेकंड जो है सो ये आपका इतना ऊर्जा का उपयोग करता है, उपभोग करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो देखिए ये पहले तो था ही नहीं। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, 1976 में, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, और ये जो जोड़ा गया है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो था, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये लिया कहाँ से गया? तो ये आपको यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर से के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आप जान सकते हैं, ये भाग 3 में भाग जो है 4 में इसको शामिल किया गया है, और अनुच्छेद बात करेंगे अगर तो 51 के 3 में जो है इसको रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल कहता है, देखिए कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। उच्च स्तर का उपभोक्ता, तो उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होगा? जो मांसाहारी होता है, जो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं जो आपको जो पारिस्थितिक तंत्र जो बनती है उसमें कई प्रकार के होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ होता है। ठीक है, एक उत्पादक होता है, जैसे घास है, वृक्ष है, इन सबको क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है या उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको उपभोक्ता हो जाता है। जो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो शाकाहारी होंगे, जो इसको घास को खाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ले सकते हैं खरगोश को ले सकते हैं, आप हिरन को ले सकते हैं, आप बकरी को ले सकते हैं, मनुष्य सब में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको जो हिरन को खाएगा, जो खरगोश को खाएगा, वो आ जाएगा मांसाहारी में आ जाएगा, वह तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। प्रथम स्तर पर तो घास है, द्वितीय स्तर पर खरगोश है, तृतीयक स्तर पर वो जो उसको खाएगा, और फिर जो उसको खाएगा वो चतुर्थ स्तर पर चला जाएगा। तो मनुष्य और शेर जो होते हैं वो चतुर्थ उपभोक्ता में आ जाते हैं। वो उच्च मांसाहारी होते हैं, किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो घास, इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपको? मांसाहारी एग्जैक्ट आंसर होगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है, तो ये तो अब बताने की बात ही नहीं है। पृथ्वी के पास कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है, आपको पता ही है, क्षोभ मंडल है। लगभग अगर बात करें तो वायुमंडल का लगभग 80% जो भाग है, कुल द्रव्यमान का 80% हिस्सा जो है आपको किसमें? क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। यहाँ पर आर्द्रता, वायु, जल जो है, ये सारे चीज़ उपलब्ध हैं, धूलकण, ये सब चीज़ उपलब्ध हैं। ठीक है, वायुमंडल में जो इसके ऊपर की अगर बात करें, क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? अभी जस्ट आपको बताया गया जैव विविधता अधिनियम की बात है। इससे पहले आपने देखा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, तो बात वहीं पर जाकर के आ जाती है। 11 दिसंबर 2002 को जो है आपको ये पारिस्थितिक तंत्र या जैव विविधता जो है ये आपको इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, ये आपको 11 दिसंबर 2002 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भी इसके संबंधित आपको स्थापना किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? एक जो है सो सलाहकार संबंधित जो है सो नियामक बोर्ड भी बनाया गया था, नियामक बोर्ड का भी निर्माण किया गया था। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। क्या शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली खेती, या ग्लास हाउस में पौधा लगाना? कौन सा सही हो सकता है? तो जो कृषि की जैविक खेती होती है ना, देखिए जैविक खेती ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में सहायता करने वाली है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में जैविक कृषि ही सहायता करेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए बहुत ही न्यूनतम रूप में आप जो है कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें खाद वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। जो भी करते हैं वो हरी खाद, कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का फसल चक्रण के माध्यम से इन सब चीज़ों को किया जाता है, जैविक कृषि किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी मदद करता है। अम्लीय वर्षा
से संबंधित क्या है, देखिए अम्ल वर्षा की अगर हम बात कर लें, अम्ल वर्षा, तो वर्षा में जो अम्ल की उपस्थिति होती है उसी को अम्लिक वर्षा कहते हैं। और इसमें खास करके अगर कहें तो SO2 और NO2 इसका जिम्मेवार है। SO2 और NO2, SO2 से बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है H2SO4, H2SO4 बन जाता है, और NO2 से बन जाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो यही तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिल करके जो वर्षा के रूप में वर्षा जल में से सम्मिलित हो जाता है, यही तो आपका हो जाता है ना, यही आपका क्या होता है, अम्ल वर्षा हो जाता है। तो अम्ल वर्षा से संबंधित मुख्य रूप से क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। मनुष्य के शरीर में एकमात्र अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। WWF से आशय क्या है, देखिए WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड जो है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड और लाइफ हो जाता है, ठीक है, एंड फंड कहते हैं इसको। WWF वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है, तो WWW रहता है तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, लेकिन WW अगर F है तो इसका नाम हो जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाता है। इसकी स्थापना जो है ये गैर सरकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में। और इसका जो है सो मुख्यालय अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड में इसकी शाखा है। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है। सबसे पहले हमने शांत घाटी के बारे में देखा था, अब यहाँ फूलों की घाटी की बात कर लेते हैं। तो फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है, कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। जो आपको है ना गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 87.50 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 1982 की अगर बात करें तो 1982 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था, ठीक है, विश्व धरोहर। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी मुख्य प्रदूषण के मापने से संबंधित है, यानी देखिए प्रदूषण मापन से संबंधित जो है कौन सी एजेंसियां भारत में कार्य करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड आपका सही जवाब होगा। ये देखिए 1974 में एक अधिनियम आया था, ठीक है, 1974 में जो है सो इसका गठन किया गया था, जिसका नाम यह प्रदूषण नियामक एवं नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड है। इसी के संबंधित यह कुल मिलाकर के कहें तो प्रदूषण को मापने के लिए एक ऐसी संस्था है जो प्रदूषण को कम करना, नियंत्रण करना, इन सब चीज़ों पर कार्य करती है, ठीक है। नदियों में और कुआं में इन सब चीज़ों की स्वच्छता बढ़ाना, देश की वायु की गुणवत्ता को ध्यान रखना, ये सब इनका कार्य है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड इसको ध्यान रखिएगा, नियंत्रण बोर्ड। अगला है कोटोपॉक्सी, एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। देखिए कोटोपॉक्सी जो है यह पूरी तरीके से आप इसको एकदम देखेंगे या बहुत ही मतलब ये चर्चित है, एंडीज पर्वत पर है। कहाँ पर है, एंडीज पर है, ठीक है, एंडीज पर है। चूंकि ये देखिए 1942 की बात है, 1942 में यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटा था, अब अभी तक जागृत है। 1942 से अब तक जागृत होना यह बहुत बड़ी बातें होती है, देखिए। और ये उसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 5897 मीटर ऊंची है, ठीक है। यह जागृत ज्वालामुखी, एकदम जागृत, विश्व का कह सकते हैं सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह है। और जो है सो यह इक्वाडोर देश में स्थित है। कहाँ पर है, यह अभी कहाँ पर है, तो इंडीज जो है इक्वेडोर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको 1942 से अब तक जागृत है और ये कहाँ, एंडीज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह नदी जो है आपको कैलाश श्रेणी है ना, कैलाश श्रेणी में, ठीक है, कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, दक्षिण मानसरोवर के जो है सो मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। वहीं पर निकट हिमनद है, हिमनद कहा जाता है उसको, हिमनद से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का अगर बात करें पूरा तरह से, अगर अधिकतर मार्ग जो है तिब्बत के समानांतर ही है। इसको तिब्बत में इसी का नाम है सांगपो, क्या नाम है, सांगपो। और भी अन्य कई नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है सो पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि ये तिब्बत में क्या नाम है, सांगपो, वही भारत में है ब्रह्मपुत्र, कैलाश के आपको दक्षिण मानसरोवर झील के निकट इसकी ये वहाँ निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है।
ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा किसको कहते हैं? देखिए ध्रुव तारा की जहाँ तक हम बात करें तो ये उत्तरी तारा है। उत्तरी तारा को कहा जाता है ध्रुव तारा। किसको? उत्तरी तारा को कहा जाता है ध्रुव तारा। यह तारा जो है ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा तारा है जो सदैव उत्तर की ओर इंगित करता है हमेशा, ठीक है, इसलिए इसका नाम उत्तरी तारा। हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करते रहता है, ठीक है। आसमान में उत्तर की ओर देखने पर जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा आपको दिखाई देगा उसको ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा, ठीक है, क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। यानी आसमान में किधर देखना है? उत्तर की ओर जब आप देखिएगा सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा जो दिखाई देगा वह ध्रुव तारा कहलाता है। अगर बात करें 390 प्रकाश वर्ष दूर है ये, कितना? 390 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आप जानते हैं दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। आइए देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात कर लें तो ये 7 अप्रैल को शुरू हुआ था 1973 में, ठीक है, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो बाघों को गिरती संख्या को रोकना, बाघों की संख्या को बढ़ाना। ये 1972 आपका आंसर होगा। बाघों की संख्या को क्या करना? बढ़ाना। अभी अगर बात करें भारत में तो 52 टाइगर रिजर्व है, 52 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व की संख्या 52 हो गई है। टाइगर रिजर्व इतना बनाया गया है कि बाघों को संरक्षित रखा जा सके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा की बात अगर कर लेते हैं तो ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। और ये जो है आपका 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में स्थापित है, ठीक है। ये 940 वर्ग किलोमीटर में जो है सो आपको बाघ के लिए ये भी संरक्षित है, बाघ के लिए ही है। कान्हा क्या है? तो बाघ के लिए ही है। आइए देखते हैं अगला कहता है लखनऊ समझौता 1916 किन दो लोगों के बीच हुई थी? किन दो क्या कहते हैं के मध्य हुई थी? लखनऊ समझौता जो 1916 हुआ था उसमें आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर एक हुए थे। जो 1907 में सूरत फूट में अलग हुए थे वो 1916 में जाकर के फिर एक हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता हुई थी, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार इसके जो है सो क्या थे? अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये जो है सो ये लोग एक हुए थे, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। यह मुस्लिम लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट और तिलक का जो है सो इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था, एनी बेसेंट और तिलक का। देखिए जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो जंगली गधा है, जंगली गधा है, गधों को भी सुरक्षित रखने के लिए इसका अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जंगली गधों के लिए आपको गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में जो है, कच्छ के क्षेत्र में इसको ये स्थित है, ठीक है। और ये आपको ऐसा एक मतलब सबसे बड़ा, भारत में जंगली गधा के लिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है, सबसे बड़ा, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 4954, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जंगली गधे बिल्कुल जो जंगली गधा जो लुप्त हो रहा था उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको सुरक्षित रखा जा रहा है, ठीक है, और देखभाल भी की जा रही है। सबसे आप कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा नीलगाय भी, विशालतम नीलगाय भी यहीं पाई जाती है। देखिए कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। जो कार्बन डेटिंग पद्धति है या कार्बन डेटिंग जो है वो क्या है वो? तो कार्बन डेटिंग आप जानते हैं क्या है? तो ये आपको प्राचीन स्थलों एवं मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापने का कार्य करता है, ठीक है। जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसमें क्या होता है? पूरा तत्व आप कह सकते हैं, पूरा तत्व की जो है मतलब आयु निर्धारित करना, ठीक है। जंतुओं और पौधों के अवशेषों, जीवन काल जो उसका होता है, उसका चक्र होता है, बलय को गिन करके ये सब चीज़ निर्धारण करना इन्हीं का काम है। इसी कार्बन डेटिंग पद्धति से ही की जाती है, ठीक है। कोई पुराना हड्डी ले लिया और उससे जाँच कर दिया कि कितने दिनों का है या इसमें क्या क्या जो है सो उपस्थित है, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको कार्बन डेटिंग पद्धति से ही किया जाता है। आगे देखिए संविधान सभा की कब संविधान सभा ने कब जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया था? राष्ट्रीय गान आप जानते ही हैं क्या है राष्ट्रीय गान? तो जन गण मन आपका है ना, जन गण मन है। जब 24 जनवरी की बात कर लेते हैं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को प्रथम बार यदि कहें तो 1906 ईस्वी में ही गाया गया था। 1906 ईस्वी में ही कौन गाए थे? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है यह लिखा गया है। और बंगला जो है सो बांग्लादेश में जो अभी राष्ट्रीय एक गीत है अमार सोनार बंगला, ये भी उन्हीं की रचना है, ठीक है। तो 1906 में ये आपको कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। आगे देखिए बायो मैग्निफिकेशन क्या है?
बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ये प्रश्न कह रहा है बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो देखिए यह एक प्रकार का जो है ना, आप कह सकते हैं कि उत्तक में विषैले पदार्थ जो पाए जाते हैं उसकी सांद्रता को प्रकट करने का कार्य करता है। यानी आपका ए आंसर सही है, ठीक है। उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता की जो है इससे माप की जाती है। क्लियर है। अब और भी इससे जुड़े हुए कुछ जान सकते हैं। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको जैव आवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। उच्च पोषी स्तर पर जो कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विषाक्त हो जाते हैं, और विषाक्त हो जाते हैं तो उनको, अब विषाक्त हो गया तो मान लीजिए कहीं कहीं नुकसानदायक है, तो वो नुकसानदायक न हो या कब उसका कितना यूज किया जाए ना यूज किया जाए, इसलिए इसकी सांद्रता जांची जाती है बायोमैग्निफिकेशन के माध्यम से। आइए देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये कह रहा है। देखिए जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है तो वो नहीं है, तो कवक नहीं है, ठीक है। अगर बात कर लें इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कवक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ये प्रोटीन है, फास्फोरस है, मृदा है, ये सब है, लेकिन ये आपको नहीं है। आप सीधा सीधा जान लीजिए, जो अजैव घटक में भी आपको बताया ही गया था, अजैव घटक में क्या होगा कि जो आपको जिसमें जीव न हो, लेकिन कवक एक प्रकार का क्या होता है, ये आपको वृद्धि करने वाला होता है। इसमें मतलब सब चीज़ें होती है। तो मृदा, फास्फोरस, ये सब जो है क्या है आपका अजैव घटक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय अभी आपको एम्स्टर्डम में है। और ये कहाँ है एम्स्टर्डम? तो नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में अवस्थित है ये। अब अगर बात कर लें तो यह पूरी तरीके से चेतना देते रहता है, हमेशा चेतना देता है कि भाई आप लोग सही से रहें, इस तरह से आप पर्यावरण को प्रदूषित न करें, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए गंभीर खतरा से भरा होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और स्थापना जो था कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। स्थापना कनाडा में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में जो इसकी मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो पर्यावरण में किसी प्रकार की नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को आप नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए आपको हमेशा जो है संकेत देते रहता है, चेतना देते रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर ज्वाइन। आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, हम भी आपके लिए उतने बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाते रहेंगे। किसी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।